हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्वर एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले वो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th, जो कि है आपका ऑप्टिक्स। मैं आपको ऑलरेडी ऑप्टिक्स के बारे में बता चुकी हूँ कि आपने बेसिकली यहाँ पर स्टडी करनी है अबाउट द लाइट, ठीक है, एंड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, अबाउट द फिनोमिनन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ये पता होता है कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। लाइट आपका बेसिकली होता क्या है। आप यहाँ पर बोल सकते हो द एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। बट कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। आपका ऐसा एनर्जी जिसकी हेल्प से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि जिसका रेंज आपका बहुत ज़्यादा लो हो गया, लाइक एज आपका माइक्रो में हो गया या आपका नैनो में हो गया या मिली में हो गया, तो उस तरीके के आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। नहीं, आपका जो आपके आइज का रिजोल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपका लाइट तो बेसिकली ये होगा कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में आपका हेल्प करेगा। अब पॉइंट आता है कि लाइट कैसे दिखता है, मतलब किस तरीके से आपका लाइट वर्क करता है। तो बेसिकली लाइट आपका दो तरीके से वर्क करता है। एक तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, दूसरा आपका वेव की तरह बिहेव करेगा। अब आप बोलोगे कि पार्टिकल की तरह बिहेव कैसे करेगा, ठीक है। तो जो आपका जो लाइट होगा बेसिकली एक छोटा छोटा आपका पार्टिकल की तरह कुछ इस तरीके से आपका अगर लाइट मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो नेचर आएगा लाइट का वो क्या आ जाएगा? आपका पार्टिकल नेचर। अब आप बोलोगे कि हम ये पार्टिकल नेचर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम जो लाइट है, लाइट को हमने नॉर्मली देखा था इससे पहले ट्रांसवर्स वेव के केस में, या आप देख लेते हो लॉन्गिट्यूडाइनल वेव के केस में। बेसिकली हम लाइट को ट्रांसवर्स वेव के ही केस में कंसिडर करते हैं। तो मैं यहाँ पर पार्टिकल नेचर की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों बोला जा रहा है कि हाँ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। आप देख सकते हो कि आपका अगर जैसे लाइक जो आपने 10th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा है, ठीक है, तो वहां पर आपने क्या देखा था कि आपका एक पॉइंट पर नॉर्मल पे आपका लाइट पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपको उसको क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं दिया जाता। आपको ये बोला जाता है कि लाइट पड़ रहा है, लेकिन उसका पार्टिकल बाय पार्टिकल आपको उस पॉइंट पे आपका पड़ता है। तो ये जो आपका जो लाइट होगा, लाइट आपका कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा? वेव नेचर। ये बेसिकली क्या होगा? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, कि आपका जो पार्टिकल्स है कुछ इस तरीके से ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा? वेव नेचर ऑफ लाइट। और बेसिकली आपका पार्टिकल नेचर तो होता है, साथ साथ में आपका जो लाइट होगा वेव नेचर भी कंटेन करता है, क्योंकि आपको लॉन्गर डिस्टेंस तक लाइट को ट्रेवल कराना है तो आपको उसको वेव के टर्म में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टिकल होगा वो आपका लॉन्गर डिस्टेंस के लिए वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो लाइट का जो नेचर होता है वेव नेचर भी होता है, लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर भी होता है। ये सारे टॉपिक आप ब्रॉडली आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो, इस यूनिट में। बेसिकली नॉट चैप्टर एग्जैक्टली, इस यूनिट में आप पढ़ने वाले हो ऑप्टिक्स में कि हाउ लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल नेचर, हाउ लाइट बिहेव लाइक ए वेव नेचर, ठीक है। सारा आपको डिटेल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी आपका क्या आ जाएगा कि लाइट की प्रॉपर्टी होगा कि अगर आपका कोई भी लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो कुछ लाइट वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, दूर कर देता है। अब रिफ्लेक्ट किस या दूर किस तरीके से करेगा कि मतलब वो लाइट है उस मीडिया से पास हो जाएगा या लाइट है उस मीडिया से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपका जो प्रॉपर्टी होगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगा ये क्या करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो वो ऑब्जर्व कर लेगा वो ऑब्जेक्ट उसको, लाइट को, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा ले रहे हो, ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहे हो, उसके बेस पे ही ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का केस आएगा। बट अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी आएगी लाइट की, सबसे पहले ऑब्जर्व हो जाएगी, दूसरा रिफ्लेक्शन हो सकता है, तीसरा आपका रिफ्रैक्शन हो सकता है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे, सारी चीज़ें कि आपका कौन सा मटेरियल होगा जिस पे आपका लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो मटेरियल, कौन सा मटेरियल होगा जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा मटेरियल होगा जो को लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट मीन्स अपने मीडिया से वापस कर दे रहे हैं, रिफ्रैक्ट मीन्स जिस मीडिया में एंटर कर रहा है तो उसमें अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लाइट के बारे में पढ़ोगे और इसका पूरा प्रॉपर फिनोमिनन आप देखोगे किस तरीके से लाइट ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है, एंड इस तरीके का जो आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे जिसमें आप पढ़ोगे बेसिकली एब्जॉर्ब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो यहाँ आप डिस्कस करोगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आप यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करोगे। ओके, नेक्स्ट आपका फिनोमिनन और क्या आ सकता है। सबसे पहले अगर आपने बोला कि जो पार्ट आपका लाइट है वेव की तरह बिहेव करेगा, तो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में आपका क्या क्या फिनोमिनन बनेगा। फर्स्ट आपका बनेगा इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरा बनेगा आपका डाइफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा आपके और भी फिनोमिनन हो सकता है लाइक एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आप इसमें स्टडी करोगे कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब जो इस तरीके का आप जो इसमें स्टडी करोगे इंटरफेरेंस में, इसके आपके जो लाइट है दो या दो से ज़्यादा आपका लाइट मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद आपका किस तरीके से लाइट का बिहेवियर हो रहा है। डाइफ्रैक्शन मीन्स कि कोई भी लाइट है किसी मीडिया में पड़ता है तो किस तरीके से अपना पाथ रास्ता चेंज कर देते हैं। लाइक एज कि मेरे हाथ पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने पर कुछ लाइट तो यहाँ पड़ रही है, बाकी क्या हो जा रहा है इधर उधर बिखर जा रहा है। तो इस तरीके का जो फिनोमिनन लाइट का आएगा वो क्या आएगा, डाइफ्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये डिटेल में आपको बताया जाएगा, एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो जो ये आप जो देख रहे हो फिनोमिना, ये बेसिकली आप पढ़ोगे इसमें वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो ऑप्टिक्स है इतने पार्ट में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, उसके अलावा आप इसमें एक और पढ़ोगे ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ोगे पार्टिकल नेचर, प्लस वेव नेचर। इसके बारे में भी स्टडी करोगे कि जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी स्टार्टिंग में, कि जो लाइट होगा आपका दो तरीके का नेचर कंटेन करेगा, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब ये कैसे फिनोमिना जनरेट हुआ, कैसे इसके बारे में स्टडी किया गया था और क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर बेसिकली आप स्टडी करने वाले हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक्स में आपको स्टडी क्या क्या करना है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, एंड अगर हम टॉपिक के अंदर जाएंगे तो इन टॉपिक में ही बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा अलग अलग, तो आपको ये देख सकते हो कि ऑप्टिक्स में आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि आपका लाइट का जो ऑप्टिक्स में बेसिकली पढ़ोगे क्या। तो फर्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आपको पता चलेगा धीरे। एंड ऑप्टिकल फाइबर्स एंड रिफ्रैक्शन एट spherical surface, lenses, thin lens formula, lens maker formula, magnification, power of a lens, combination of thin lens in contact, refraction of light through a प्रिज्म। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन के बेस पे है ये सारी चीज़ें। इवन हम रिफ्लेक्शन के बेस पे भी हम कुछ कुछ टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि आपके किस किस तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके इसमें यूज होते हैं, लाइक एज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइक एज आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इन कैसे आपका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वर्क करता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
एंड उसका हम डिस्कस करेंगे दियर मैग्नीफाइंग पावर, उसका आपका मैग्निफिकेशन कितना होगा या मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। ठीक है, टॉपिक्स को देख के आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी जो कि आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पर आप डिटेल से आपने चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि आपका किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपका लेंस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, या आपका मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बन रही है, लेंसेज में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बन रही है। वो चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ आगे टॉपिक समझ पाओगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग 10th क्लास का जो आपका ऑप्टिक्स वाला लाइट वाला चैप्टर है वहाँ पर जाके आप इमेज फॉर्मेशन को सीख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आएगा तो ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगेगा थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, तो हम अब स्टडी करते हैं स्टार्टिंग से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली आपने क्या देखना है कि जैसे लाइट है किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में पड़ने के बाद वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वापस हो जा रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके के मीडिया आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मीडिया। ओके, तो सबसे पहले जो आपका मीडिया इसमें यूज करोगे वो यूज करोगे आप रेयर मीडिया। दूसरा आप इसमें यूज करोगे डेंसर मीडिया। अब सोचने वाली बात है कि हमने दो तरीके के मीडिया क्यों यूज किया है। उसका रीजन ये है कि जो लाइट है ट्रेवल कर रही है। ठीक है, कभी आपका फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, कभी आपका वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, या किसी मीडिया के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे वो लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में एंटर करता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो बिहेवियर कैसे चेंज होगा उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से बिहेवियर चेंज होगा। तो सबसे पहले जो रेयर मीडिया होता है, रेयर मीडिया के जो डेंसिटी होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि आपने डेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखा था आपका कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम डेंसिटी होगा। ठीक है, और जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। अब आप बोलोगे जैसे एयर हो गया। ठीक है, तो एयर का जो वॉल्यूम होगा बहुत ज़्यादा होता है, और ये प्लस ये क्या होता है आपका लाइट होता है ना। ये वाला लाइट की बात नहीं कर रहे, हल्का वाला लाइट की बात कर रहे हो। तो ये जो रेयर मीडिया होता है, एयर होता है, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है। लाइट होगा तो मीन्स आपका डेंसिटी क्या होगा, आपका उस केस में लो डेंसिटी होगा। ठीक है, एंड डेंसर मीडिया मीन्स आपका इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका कम होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका हैवी होगा। और जहाँ पर भी मैं हैवी की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर आप यूज करोगे क्या, डेंसर मीडिया। मीन्स की आपकी जो डेंसिटी होगी, यहाँ पर बोल सकते हो डेंसिटी, डेंसिटी इज हाई। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी आपकी, हाई होगी। तो अब डेंसिटी हाई होगी मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हाई होता है तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर से नीचे थ्रो करती हूँ तो इजीली गिर जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगा तो इजीली नहीं गिरने के बजाय वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मीडिया है। अब आप बोलोगे कि हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मुझे मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली यहाँ पर मैं मीडिया को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका लाइट आ रहा है। अब लाइट आ रहा है, आप देखिए कहाँ पर आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं मीडिया को कैसे डिफाइन करूंगी। लाइट आ रहा है, इस मीडिया यहाँ से आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो मीडिया आ रहा है, जहाँ से आ रहा है वो आपका क्या होगा, रेयर मीडिया। जिसके अंदर जा रहा है वो क्या होगा आपका, डेंसर मीडिया। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट है रेयर मीडिया से डेंसर मीडिया में एंटर नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइट आपका यहाँ से वापस आ चला जा रहा है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट मान लिया हमने। पॉइंट मीन्स कि आपका जैसे लाइट है, मेरे हाथ में लाइट पड़ रही है, मेरे हाथ में लाइट पड़ रही है आपको, तभी वो लाइट आपको दिख पा रही है, मतलब मुझे दिख पा रही है, मैं देख रही हूँ अपने हाथ को।
तो ये दिख रही है, मतलब मुझे कम्प्लीटली हाथ दिख रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे लाइट आपका पड़ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के अंदर एंटर हो जा रहा है। इसकी वजह से हमारे ये लाइट को, हाथ को इजीली देख पा रहे हो। अगर ऐसा केस नहीं आता कि लाइट इसमें पड़ रहा है, उसका रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब हमारे जो आंखों में कुछ ना कुछ डिजीज है, ठीक है। तो उसके वजह से हमें प्रॉपर हमारा हाथ नहीं दिख पा रहा है, या प्रॉपर कोई भी चीज नहीं दिख पा रही है, या प्रॉपर आपके केस में रिफ्लेक्शन का केस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन तो अब यहाँ पर आता है कि अब यहाँ पर मैंने केवल एक रे की बात करी, क्योंकि यहाँ वो मल्टीपल रेज आ रही है, मल्टीपल रेज की बात मैं करूंगी तो वहां पर क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने एक रे लिया है कि कोई लाइट आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ रही है, ठीक है, एंड उस पॉइंट को मैं यहाँ पर बोलूंगी नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, ये ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या आपका एक नॉर्मल लाइन है। अब यहाँ पर जो भी आप फिनोमिनन करोगे, हाँ नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस कंसिडर नहीं करोगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते इजीली। तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया है जो कि आपका नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल पे कोई लाइट एंड आ रही है, किसी न किसी एंगल के साथ आ रही है, ठीक है, वो एंगल हो गया आपका आई। अब यहाँ पर आने के बाद वो वापस लौट जा रही है, कहाँ, कौन सी मीडिया से आ रही है, रेयर टू रेयर, रेयर से डेंसर में एंटर कर रही थी, लेकिन कहाँ बैंड हो गई, फिर से रेयर में ही बैंड हो गई, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका ये एंगल बनाएगा, वो एंगल होगा आपका आर, ठीक है। एंड इसको बोलोगे, जो रे आ रही है इसको बोलोगे आप इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। एंड ये जो लाइट वापस आ रही है उसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमने देखा किसके रिस्पेक्ट में किया, हमने इसको नॉर्मल के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। सो इसकी आप डेफिनेशन बोल सकते हो क्या, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, path of light without any change in media। मीन्स आपका लाइट का पाथ तो चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है, लेकिन मीडिया आपका चेंज नहीं हो रहा। तो मीडिया क्या हो रहा है आपका, रेयर टू रेयर में ही आपका लाइट क्या हो रहा है, एंटर कर जा रहा है, ओके। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी कर लेते हैं कि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। बेसिकली जो हमने स्टडी किया उसके बारे में ही है। तो सबसे पहले देख रहे हो, सबसे पहले क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हो कि जितने एंगल से आपका इंसिडेंस रे आ रही है, जिसको आपने आई लिया है, उतना ही एंगल आपका रिफ्लेक्शन का आएगा। तो अब फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, आई इक्वल टू आर। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, किसका नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन या मिरर lies at same plane। तीनों, सो आप क्या देख रहे हो, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ आई।
सो स्टूडेंट, अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ इमेजेस। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बेस्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आपके एकेडमिक एग्जाम में भी इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है इसमें। सो बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस क्या है कि आपने जो प्लेन मिरर है, ठीक है, तो प्लेन मिरर के बीच में कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, लाइक एज टू प्लेन मिरर M1 एंड M2, उसके बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि उस ऑब्जेक्ट की अगर मैं इमेज को आइडेंटिफाई करूँ तो वो इमेज कैसा बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका अगर दो इमेज लाइक एज कि ये M1 हो गया, इसको मैंने M1 मान लिया, ये M2 मान लिया, ठीक है, कोई इमेज को मैंने कुछ इंक्लाइनेशन के साथ यहाँ पर मैंने इमेज को ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ये ओ है, ठीक है, एंड इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल लाइक थीटा का एंगल बन रहा है दोनों मिरर के बीच में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली इसमें भी इसका इमेज दिखेगा, इसमें भी इसमें इमेज दिखेगा, और ये ऑब्जेक्ट आपका इधर जाएगा तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर से इधर ऑब्जेक्ट जाएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस आ जाएगा। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, ठीक है। तो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू मिरर्स M1 and M2 inclined at angle मोर देन वन इमेज इज फॉर्म्ड। इस केस में आपका क्या होगा, आपका एक से ज़्यादा इमेज इस केस में आपका बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला आएगा तो उसके बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर ऑफ इमेजेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल n इज इक्वल टू होता है ये आपका 360 डिग्री बाय थीटा -1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको उसको समझना है एंड आपका इजीली हो जाएगा। बट ये कंडीशन आपका कब होगा, इफ 360 बाई थीटा इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मीन्स आपका 2, 4, 6 समथिंग आ रहा है, तब आपका ये फॉर्मूला आएगा 360 बाई थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 360 बाई थीटा आप निकाल देना, ठीक है। उससे पता करना कि इसमें आपका इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, एंड उसके बेस पे आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये कब का है, जब आपका 360 बाई थीटा इवन होगा तो एन की वैल्यू आपका ये आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस, एंड एन इज इक्वल टू आपका 360 बाई थीटा होगा if 360 बाई थीटा इज ऑड इंटीजर। ऑड, अगर आपका ये ऑड इंटीजर होगा तो आप डायरेक्टली एन की वैल्यू लिख सकते हो 360 बाई थीटा, ठीक है। एंड आपको थीटा की वैल्यू तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड उस केस में आप इजिली इसमें निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। सो अब हम समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस के बेस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है, द लाइट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर दैट इज M1 एंड M2 विद इंक्लाइनेशन 45 डिग्री, दोनों के बीच में इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री का। कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सिंपल सा आपको यहाँ पर दिया है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपको क्या बताया गया था, सबसे पहले आप निकाल लीजिए 360 बाई थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो 360 बाय 45, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। अब देखिए ये क्या आपका इवन इंटीजर है ना। अब यहाँ पर से अब आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएगा, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा -1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, n इज इक्वल टू 360 बाय 45 -1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या बचेगा, 8 -1 मीन्स आपका n इज इक्वल टू कितना बचा आपका 7।
तो आप देख सकते हो जो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना बन रहा है, 7 बनेगा अगर आपने एंगल को रख दिया 45 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा आप एंगल को चेंज करते रहिए एंड चेक करते रहिए कि आपका नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ भी नहीं है, केवल एंगल की वैल्यू इसमें चेंज होगी, बाकी नंबर ऑफ इमेजेस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बेस्ड है नंबर ऑफ इमेजेस के। क्वेश्चन है, a plane mirror is approaching you at speed of 10 centimeter per second. You can see your image in it. आपका जो प्लेन मिरर है आपके पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एंड आप अब उस प्लेन मिरर में क्या देख रहे हो, अपनी इमेज को देख रहे हो। सो एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू, किस स्पीड के साथ आपकी इमेज आपके पास आएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस स्पीड से आपका प्लेन मिरर आएगा, एंड हम उसका फॉर्मूला डायरेक्ट कर लेते हैं कैसे आपका इसमें स्पीड को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो लाइक आपने ले लिया ये कोई प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका। आपने एज्यूम करा कि ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस आपने एक्स ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज भी कहाँ बनेगा आपका, एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये भी एक्स डिस्टेंस हो गया, ये इमेज हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो आपका इमेज है स्लाइड आपके साइड को शिफ्ट हो रहा है, तो स्लाइड आपके साइड को शिफ्ट हो रहा है, तो मैंने सपोज करा कि आपका जो इमेज है यहाँ बन रहा है, ठीक है, वो आपका यहाँ से यहाँ आपने सपोज करा कि उसका वाई शिफ्ट हो रहा है या वाई के साथ आपका आ रहा है, तो ऑब्वियसली इधर भी आपका चेंजेस आएगा। ठीक है, अब इधर चेंजेस आएगा, तो अब आप देख लीजिए कि इसमें आपका कितना स्पीड आएगा। आप इसमें देख सकते हो कि अगर इधर y शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली ये भी आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो x प्लस वाई, इधर होगा तो उधर क्या होगा, x माइनस वाई, अपोजिट होगा इसमें। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा, 2y। ठीक है, तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हो स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ, क्या आएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ ये दिस मच 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ इमेज आ जाएगा इसमें 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका इमेज आपके पास आ रहा है। है ना, ये कैसे समझ में आया, क्योंकि जितना ज़्यादा वाई शिफ्ट होगा तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, स्पीड आपके उतना स्पीड से आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका नंबर ऑफ इमेजेस के बेस पे।